हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कैरियर बिल्डर में। आइए आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे परीक्षा में लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ को, ये अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ में सबसे खास बात ये है कि इसमें 4 सिंह बने हुए हैं, एक सामने, एक दाहिने साइड, एक बाएं और एक जस्ट इसके पीछे। तो टोटल 4 सिंह बने हुए हैं। और सबसे नीचे वाली ये पट्टी में हम लोग को जूम करके दिखा दें, ये नीचे पट्टी में एक चक्र बना हुआ है। ये चक्र, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं और प्रत्येक तीली में, प्रत्येक 2 तीलियों के बीच की जो दूरी है वो 15 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री की? 15 डिग्री। ठीक है। और चक्र के दाहिने साइड में ये एक बैल बना हुआ है। चक्र के दाहिने साइड में एक बैल बना हुआ है, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और चक्र के बाएं साइड में ये देखिए एक घोड़ा बना हुआ है, जो कि अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। और चक्र के ये अशोक स्तंभ के सबसे नीचे ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या? सत्य की ही विजय होती है। विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इस हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज आप लोग देख ही रहे हैं, तिरंगा झंडा है। तिरंगा में सबसे ऊपर केसरिया रंग बना हुआ, केसरिया रंग है, फिर बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। सफ़ेद रंग की जो पट्टी है, इसमें एक गहरे नीले रंग का, कौन से? गहरे नीले रंग का, गहरे नीले रंग का, गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ है, जो कि 24 घंटे और गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक, 24 घंटे और गतिशीलता का प्रतीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे अपनाया कब गया था? तो बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यानी ये लंबाई 3 और ये चौड़ाई 2 होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और अभी हाल ही में 12 मार्च 2018 को, 12 मार्च 2018 को कर्नाटक राज्य के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, जिसकी लंबाई 361 फीट है। कितनी? 361 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया, जो कि भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा है। ठीक, चलिए और आगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दें कि अभी हाल ही में क्या, लगभग 22 जनवरी 2004 को 22 जनवरी 2004 को 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी एन खरे की अध्यक्षता वाली जो
खंडपीठ थी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारत के नागरिकों द्वारा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को एक मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, मौलिक अधिकार माना है, यानी तिरंगा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी स्पष्ट किया है कि कोई भी नागरिक अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी तिरंगा झंडा फहरा सकता है और उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा झंडा फहराना चाहता है तो वो फहरा सकता है, वो उसका मौलिक अधिकार है और उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, और ये आप लोगों को सबसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन। हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन। जनगण मन को सबसे पहले 24 जनवरी, ये देखिए ये जनगण मन है, और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, यानी 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में, 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कोलकाता में। यानी 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था। और जनगण मन को लिखा किसने था? जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जब लिखा था इसे, तो इसका संस्करण किस भाषा में था? बंगला भाषा में था, बंगला भाषा में था। बाद में इसे हिंदी में कन्वर्ट करके 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राष्ट्रगान के गायन की भी लिमिट होती है कि आपको कितने सेकंड या कितने मिनट में ख़त्म करना है। तो उसका लिमिट ये है कि 52 सेकंड में आपको किसी भी हाल में राष्ट्रगान को पूरा करना पड़ेगा। ठीक, 52 सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग, मतलब नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत जो है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? ये देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। तो अब इसके बारे में भी जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने था? राष्ट्रीय गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था तो इसका संस्करण संस्कृत भाषा में था। किसमें था? संस्कृत भाषा में। यानी सबसे पहले जब इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था तो यह संस्कृत भाषा में था। और इसे सबसे पहले सन 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, यानी 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो हो गया ये कि 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में जो कोलकाता में हुआ था, वहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे राष्ट्रगान की तरह दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान की तरह एक विशेष दर्जा प्राप्त है। और ये आज़ादी के समय में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वहाँ पर इस गाने का बहुत ही बड़ा रोल था, यानी जो जन जन की प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में जानते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय पंचांग का कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसे है। तो हम लोग जैसे जो इंग्लिश महीना पढ़ते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, इस टाइप का, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट है, यानी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट है। और हमारा जो
हिंदी महीना है, यानी जो राष्ट्रीय पंचांग से लिया गया है, वो पहला महीना उसका होता है चैत्र महीने का। और ये जो चैत्र महीना होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च महीने में पड़ता है। यानी हमारा जो ये देखिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को राष्ट्रीय पंचांग, ये जिसका पहला महीना चैत्र है। देखिए हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? चैत्र है। और ये देखिए पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। यानी हमारे पास दोनों कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी है और ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है ये वाला भी कैलेंडर है। तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जान लीजिए कि इसका जो शुरुआत का महीना कौन सा है। यानी हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र का होता है। जैसे ग्रेगोरियन में जनवरी शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ पे चैत्र महीने से शुरुआत होती है। और चैत्र महीने में किस तारीख से पड़ता है? यानी अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर करें तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च या 21 मार्च 21 या 22 मार्च के बराबर पड़ता है। यानी शुरुआत होती है 21 मार्च या 22 मार्च से। ठीक, उसमें भी है अगर महीना जो साल है लीप वर्ष का नहीं है तो 22 मार्च को पड़ेगा। अगर लीप वर्ष है तो 21 मार्च को पहला दिन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है टाइगर। ठीक, ये टाइगर है। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे इसकी जो क्या नाम है बताते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा बैक कर लें। सॉरी, ये भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और इसका जो नाम है, जो वैज्ञानिक नाम जिसे बोला जाता है या साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। इसकी शालीनता, दृढ़ता और फुर्ती और अपार शक्ति के लिए इसे राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। और देश में बाघों की घटती हुई संख्या, यानी बहुत ज़्यादा जब बाघ घट रहे थे, यानी घटती हुई संख्या को रोकने के लिए 1973 यानी 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे। बहुत सारे बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो जानना हमें ये है कि हमारा राष्ट्रीय जो पशु है क्या है? टाइगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और मोर का साइंटिफिक नेम है पावोक्रिस्टेटस। क्या है? पावोक्रिस्टेटस। ठीक है, हंस के आकार के इसके रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन, लंबी आँख, नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। यानी ये सब तो देख ही रहे हैं आप यहाँ। चलिए, और ये भी जान लीजिए कि भारतीय वन एवं वन्य सुरक्षा अधिनियम, भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। यानी अगर मयूर को किसी भी तरीके की किसी व्यक्ति से आहत होता है तो उसके लिए आपको कानून से सज़ा भी मिल सकती है। हमारा ये राष्ट्रीय पक्षी है। और किसी भी प्रकार की अगर किसी भी मनुष्य ने इसके साथ छेड़छाड़ करी, इसे होता है कई बार कि लोग मार भी देते हैं, तो उसके लिए कानून में सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय पुष्प। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अब कमल के बारे में जान लेते हैं। कमल एक पवित्र पुष्प है जो भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। ठीक है, भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका
महत्वपूर्ण स्थान है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये एक चीज़ ये है कि हरियाणा एवं कर्नाटक राज्य का राजकीय पुष्प भी कमल है। हरियाणा और कर्नाटक राज्य का राजकीय पुष्प भी कमल ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलिसिस है। और इसके लिए जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरफ प्रतिरोपित होती हैं, यानी इसकी शाखाएं नीचे की तरफ, जड़ की तरफ आती हैं। इसे देखिए सब लटका हुआ है ना, जड़ों की तरफ आती हैं। और ये जड़ें फिर से नई टहनियाँ और पत्तियों और डालियों को जन्म देती हैं। अपनी इसी विशिष्टता के कारण इसे अमर माना गया है। अमर माना गया है। बरगद का जीवन काल लगभग 400 से 500 वर्ष का होता है। कितना? 400 से 500 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मुगल बादशाह जो अकबर थे, अकबर ने दरभंगा जिला है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में 10,000 आम, यानी 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे। और वहाँ पे जहाँ दरभंगा में लगवाए थे उस जगह का नाम लाखी बाग के रूप में जाना जाता है अब, यानी प्रेजेंट टाइम में उसे लाखी बाग के रूप में जाना। सबसे ज़्यादा आम के पेड़ अकबर ने लगवाए थे, वो भी दरभंगा जिले में। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय नदी। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा की लंबाई जो है वो समतल और घाटियों पहाड़ों से होते हुए लगभग 2525 यानी 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर लगभग दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से होता है। और जहाँ से गंगा निकलती है यानी गंगोत्री हिमनद से, वहाँ पर गंगा का नाम भागीरथी है। ठीक है, भागीरथी है, भागीरथी, वहाँ पे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा का जो समतल क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ है। कैसा है? बहुत ही उपजाऊ है। और ये लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जहाँ से गंगा का समतल मैदान मिलता है। लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में गंगा का समतल और उपजाऊ मैदान फैला हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ये गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन लगभग विलुप्त हो चुका है। विलुप्त गंगा डॉल्फिन को लगभग 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये एकदम विलुप्त के कगार पे है। 5 अक्टूबर 2009 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और हर वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गंगा डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में गंगा डॉल्फिन को शामिल किया गया है। आगे है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हमारा एशियाई हाथी। हाथी तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारा जो एशियाई हाथी है वो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। ठीक है, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010, यानी ये इसका एग्जैक्ट डेट जो है वो 22 अक्टूबर है। क्या है? 22 अक्टूबर 2010 है।
22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की समिति ने इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया है। और ये भी जान लीजिए, हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। ठीक है, केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, ये रुपया। और ये रुपया का अब नया चिन्ह है। ठीक है, जैसे डॉलर का चिन्ह होता है, डॉलर, येन, पाउंड, इस तरह का जो चिन्ह होता है, जैसे डॉलर का आपको बता दें, ये है डॉलर का। फिर येन का इस तरीके से है, ये येन का चिन्ह है। ठीक है, इसी तरीके से रुपया का ये चिन्ह है। और इसे भारतीय रुपया को 15 जुलाई 2010 को कब अपनाया गया? इस चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। ठीक है, ये मिलकर कैसे बना है? ये देवनागरी लिपि की र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। यानी देवनागरी लिपि की र और आर को, जो रोमन लिपि में आर लिखा हुआ है, आर को मिलाकर बनाया गया है। ये हमारे राष्ट्रीय मुद्रा का ये जो चिन्ह है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।